Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि सफलता आप तक नहीं आएगी बल्कि आपको स्वयं उस तक जाना होगा। लकीरों में भविष्य ढूंढने से बेहतर है अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखो, क्योंकि असली ताकत मेहनत में होती है, किस्मत में नहीं। जी हाँ, अगर आपको भी सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना होगा। तो आइए आज मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ एनसीईआरटी जो कि 6 to 12 की है। आज हम चैप्टर नंबर 15 ब्रह्मांड के बारे में रिवीजन करेंगे। तो आइए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा अगर आप इसे रिवीजन करते हैं तो आप आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च अक्षांशों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन अरोरा ध्रुवीय ज्योति की परिघटना की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर है ए। मैग्नेटोस्फीयर आयनित होता है और सौर कणों के विक्षोभ में भी उत्तेजित हो जाता है। व्याख्या में देखिए, कह रहे कि सौर वनों से मैग्नेटोस्फीयर के आयनित और उत्तेजित होने पर दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति अरोरा प्राकृतिक परिघटना है। इन सौर कणों से पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर अस्थिर हो जाता है, जिससे आयनीकरण होता है। समानतः यह उच्च अक्षांशों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है उल्का है। उल्का क्या है? तो इसका जो आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि उल्का पिंड पदार्थ के वे टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। आकार में बड़े होते हैं, यह पूरी तरह से नहीं जलते हैं, इसलिए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है पहला और दूसरा। पहला दूसरा आइए देखते हैं। कह रहे सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है। इसका व्याख्या भी देखते हैं। कह रहे सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान होता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है और तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य का निर्माण करते हैं। ये तीसरा जो है 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, आंशिक, कुंडलाकार। और कह रहे कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य की किरणों को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। तीसरा प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, जो 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, पूर्ण, आंशिक और खंडछा युक्त। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य छाया क्षेत्र से पूरी तरह अदृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रमा की ओर स्थित पृथ्वी के हिस्से में चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति के कारण ज्वार उठते हैं, यद्यपि साथ साथ इसके विपरीत भाग में भी ज्वार उत्पन्न होते हैं। जिसका कारण है तो इसका आंसर होगा ए, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के दूसरे भाग में ज्वार की उत्पत्ति सशक्त अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही है सी। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बुध और शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं होता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में लूना नाम दिया गया है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है जिसे डिमोस और फोबोस के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के 67 चंद्रमाओं की पुष्टि की जा चुकी है। आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो बृहस्पति के 4 सबसे बड़ा चंद्रमा है। गैनीमेड जो है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि के 3 नामित चंद्रमा है जिनमें सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी सम्मिलित है। शनि के अन्य महत्वपूर्ण चंद्रमाओं में रिया और एनलेडस सम्मिलित है। यूरेनस के 27 चंद्रमा है। पांच प्रमुख चंद्रमा मिरांडा, टाइटेनिया, ओबरान, एरियल और अम्ब्रियल शेक्सपियर के साहित्यिक कार्यों में वर्णित चरित्रों के नाम से नामित किए गए हैं।
नेपच्यून के 14 चंद्रमा है, जिसमें टाइटन सबसे प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे इसमें से कोई कथन सही नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, वृत्ताकार कक्षा में नहीं है, तो इसलिए एक सही नहीं है। और बुध शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह है, जिन्हें चंद्रमा कहा जाता है, तो दूसरा भी सही नहीं है। बाह्य ग्रहों या जोवियन ग्रहों की उत्पत्ति गैसों के द्वारा हुई है और उनके चारों ओर वलय पाई जाती है, तो इसलिए तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपसौर या अपहेलियन की स्थिति है, तो कह रहे हैं कि डी आंसर है। पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी 152 मिलियन किलोमीटर पर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर या अपहेलियन कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी के सर्वाधिक निकट 147 मिलियन किलोमीटर रहती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है या पेरिहेलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण सिरे के बीच की नपी गई वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। तो सूर्य से पश्चिम के बीच की जो दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि 2 देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान रहती है। चूँकि ध्रुवों पर पृथ्वी कुछ चपटी होती है, इसलिए अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी ध्रुवों पर विषुववृत्त की तुलना में कुछ अधिक लंबी होती है, इसलिए पहला दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे सी, पहला और दूसरा। वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई में भिन्नता पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के दीर्घवृत्ताकार प्रकृति के कारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुव की ओर जाने पर दिन के प्रकाश में बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए पहला दूसरा दोनों सही है। पृथ्वी की धुरी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के तल, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, की ओर 66.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है एवं दिन और रात की लंबाई भिन्न होती है। यदि धुरी इस पर तल के अम्बलित होती तो भूमंडल के सभी भागों में वर्ष के सभी समय दिन और रात की लंबाई समान होती। क्वेश्चन नंबर 10 है, उषा काल एवं गोधूली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला और दूसरा सही है। तो इसमें पहला है कि उषा काल और गोधूली सूर्य के क्षितिज के नीचे होने की स्थिति में होता है। दूसरा, यह सूर्य के प्रकाश के वितरण और अपवर्तन के कारण निर्मित होते हैं। तो इसका व्याख्या भी देखते हैं। कह रहे सूर्योदय सूर्य के पूर्ण प्रकट होकर दिन का उजाला होने के बीच की संक्षिप्त अवधि को उषा काल कहा जाता है। सूर्यास्त और सूर्य के पूर्ण रूप से दिखना बंद होकर रात्रि का अंधार जो है कि उजाला होने के बीच की संक्षिप्त अवधि को उषा काल कहा जाता है। सूर्यास्त और सूर्य के पूर्ण रूप से दिखना बंद होकर रात्रि का अंधकार होने के बीच की संक्षिप्त अवधि को गोधूली काल कहा जाता है। यह इस तथ्य के कारण घटित होता है कि उषा काल और गोधूली काल की अवधियों के दौरान पृथ्वी सूर्य से विसरित एवं अपवर्तित प्रकाश प्राप्त करती है, जबकि वह उस समय क्षितिज के नीचे ही रहती है। क्षितिज के नीचे ही रहती है। तो क्योंकि सूर्य विषुववृत्त एवं ऊर्ध्वाधर पथ में उदय और अस्त होता है, इसलिए परिवर्तित प्रकाश प्राप्त होने की अवधि छोटी होती है। लेकिन शीतोष्ण अक्षांशों में सूर्य तिर्यक मार्ग में उदय एवं अस्त होता है, इसलिए अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होने की अवधि लंबी होती है। यह अवधि ध्रुवों पर अधिक लंबी होती है, इसलिए शीतकालीन अंधकार वस्तुतः अधिकतर केवल उषा काल में ही होती है। क्वेश्चन में 11 सौर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे केवल दूसरा। जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक विशाल होते हैं, उनका वायुमंडल अधिक सघन होता है।
बी सही है। करे क्या, ये व्याख्या देखते हैं। आठों ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच स्थित है, और अन्य चारों ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से पहले 4 ग्रहों को स्थलीय या पार्थिव अर्थात पृथ्वी सदृश कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं और इनका घनत्व अपेक्षाकृत उच्च है। बाकी 4 को जोवियन या गैसीय ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ बृहस्पति सदृश होता है। इनमें से अधिकांश ग्रह स्थानीय ग्रहों की तुलना में काफ़ी बड़े और उनका सघन वायुमंडल है जिसमें अधिकांशतः हीलियम और हाइड्रोजन है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से लेकर ग्रहों से परे स्थित है। यह क्षुद्र ग्रह पेटी के समान है लेकिन वही अधिक बड़ी और विशाल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड के विस्तार से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक लोकप्रिय तर्क महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग है। इसे विस्तारित होते ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण प्रदान किए कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य और चंद्रमा चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं सी, पहला और दूसरा। जहां सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होता है वहीं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है। चंद्र ग्रहण की बारंबारता अधिक होती है और यह सूर्य ग्रहण से अधिक दीर्घ अवधि के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान ही हो सकता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान ही हो सकता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और तीनों खगोलीय पिंड सीधी रेखा बनाते हैं। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की किरणों को सीधे चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सही है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है। ऐसा केवल पूर्णिमा के दौरान होता है क्योंकि अब पृथ्वी द्वारा डाली गई छाया चंद्रमा की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक सामान्य और ये लगभग 1 घंटे तक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्थैतिक जियो स्टेशनरी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं पहला और दूसरा। भूस्थैतिक उपग्रह की कक्षा केवल विषुवत रेखा के ऊपर वृत्ताकार आकृति में ही पाई जा सकती है। उपग्रह की परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान होती है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे भूस्थैतिक उपग्रह धरती के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह है जिसे विषुवत रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित किया जाता है। यह उसी दिशा में परिक्रमा करता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस ऊंचाई पर एक बार पृथ्वी को परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं। यह समय की उतनी ही मात्रा है जितनी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में लगती है। अन्य कक्षाओं से ठीक उलट जो अंडाकार होती हैं, भूस्थैतिक कक्षा की आकृति वृत्ताकार होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही? कह रहे केवल पहला। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी पर केवल 2.75% ताज़ा पानी है जिसमें से इसके 2/3 भाग ग्लेशियर से जमे हुए हैं। 1/4 भूजल 0.005% सतह जल है। विश्व के ताज़े पानी का केवल 1% से कम हिस्सा ही सहज रूप में सुलभ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है, तो इसमें से कौन सा कथन सही करें? ए गलत है, दूसरा सही है। तो आइए जो सही है उसको देखते हैं। कह रहे मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य के ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही उसका परिक्रमण अवधि अधिक होगी। सूर्य से इसके विभिन्न ग्रहों की दूरी एवं परिक्रमा की समयावधि इस प्रकार है। बुध जो है कि इसका परिक्रमण जो दिन है 88 दिन में, शुक्र 225 दिन, बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन
फिर इसके बाद मंगल 687 दिन, बृहस्पति 12 वर्ष, शनि 29 वर्ष, अरुण 84 वर्ष और वरुण 165 वर्ष, प्लूटो 248 वर्ष में जो है कि परिभ्रमण करती है। एक बार पुनः देखते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुध जो है कि 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है और शुक्र 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 12 वर्ष, शनि 29 वर्ष, अरुण 84 वर्ष, वरुण 165 वर्ष और प्लूटो 248 वर्ष। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन तथा मंगल की परिक्रमा अवधि अवधि जो 687 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमा अवधि पृथ्वी की परिक्रमा अवधि की अपेक्षा अधिक है। मंगल ग्रह का व्यास 6794.4 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास 12,756.28 किलोमीटर है। अतः मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा कम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं। पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा AR दोनों सही, आर का सही व्याख्या नहीं है। पृथ्वी के ध्रुवों पर G का मान अधिकतम, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है G का मान अधिकतम तथा केंद्र पर न्यूनतम होता है। इस प्रकार पृथ्वी का विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं G का मान बढ़ता जाता है। इसी कारण किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है एवं विषुवत अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता जाता है। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं अपितु लक्षवद जो है कि लद्धवच्छ दीर्घवृत्ताकार है। देखिए TGT जो क्वेश्चन पूछा गया था यही, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो यही एकदम NCERT से डिक्टो यही दिया था कि कैसा है, तो क्या है, लद्धवच्छ दीर्घवृत्ताकार है। तो इसे एक बार फिर देखते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के ध्रुवों पर G का मान अधिकतम तथा केंद्र पर न्यूनतम होता है। इस प्रकार पृथ्वी की विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं G का मान बढ़ता जाता है। इसी कारण किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिकतम होता है एवं विषुवत अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की तरफ जाने पर किसी वस्तु का वजन बढ़ता जाता है। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं अपितु लद्धवच्छ दीर्घवृत्ताकार है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही करें। AR दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में दूरी 3 जनवरी सबसे कम और 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है और सूर्य के निकट पृथ्वी की गति तीव्र होती है और निकटतम दूरी पर सर्वोच्च होगी। तो इस प्रकार AR दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, करें 1 और 2। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो व्याख्या देखते हैं। कह रहे पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 10 अंश अक्षांश पर विषुवत रेखा होती है जबकि 90 अंश अक्षांश पर ध्रुव शीर्ष होते हैं। अतः 45 अंश अक्षांश पर विषुवत रेखा की लंबाई आधी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 से क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। धन्यवाद।